हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 3 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर आप हमारे करंट अफेयर्स की डेली पीडीएफ चाहते हैं तो हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC के डायरेक्टर जनरल का कार्यभार किसने संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुखमीत S भाटिया। तो इन्हें ESIC का महानिदेशक जो है बनाया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है यानी ESIC, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत कार्य करती है और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम ESIC के बारे में और जानकारी लें तो इसकी स्थापना 24 फरवरी 1952 को हुई थी और एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत ESIC एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस को मैनेज करती है। तो एक्ट कौन सा है? एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इसके तहत एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस को मैनेज करती है। आगे बढ़ते हैं। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के CEO और MD के रूप में किसने पदभार संभाला? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमित चड्ढा ने। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना चाहिए कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज इसका हेडक्वार्टर्स वडोदरा गुजरात में है। मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द मिसेज गैलेक्सी कंपटीशन? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रुति चौहान। विंग कमांडर श्रुति चौहान टू रिप्रेजेंट इंडिया एट मिसेज गैलेक्सी। तो फ्रेंड्स देखिए, जो ये कंपटीशन है मिसेज गैलेक्सी कंपटीशन, ये शिकागो में होगा अगस्त के महीने में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये विंग कमांडर श्रुति चौहान है, ये वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट 2021 में सेकंड रनर अप रह चुकी हैं। साथ ही ने हाल ही में महाराष्ट्र विमेन अचीवर्स अवार्ड मिला था और आइकॉनिक विमेन अवार्ड भी इनको दिया गया था STP इंटरनेशनल के द्वारा। विज्ञान आधारित स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने एम प्राइम लॉन्च किया है? Which of the following launched AIM Prime to support science-based startups? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नीति आयोग। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ भी आपको एम दिख जाए तो इसका मतलब है वहाँ पर नीति आयोग जरूर इन्वॉल्व है। ठीक है, एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए, प्राइम का मतलब है प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम जो है उन स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च किया गया है जो कि साइंस बेस्ड कोई इनोवेशन अपनी कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम अपना जो है उसको चला रहे हैं। ठीक है, तो उनको प्रमोट करना जो है इस एम प्राइम का मकसद है। इसके लिए नीति आयोग ने यानी एम ने, अटल इनोवेशन मिशन ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी भी की है और इस प्रोग्राम को जो इम्प्लीमेंट करेगा ये करेगा वेंचर सेंटर। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना चाहिए, देखिए नीति आयोग की अगर बात करें तो बेसिक नॉलेज आपको मालूम ही होगी कि 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई और चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं और वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार हैं और CEO अमिताभ कांत हैं। तो अब आप ये देखिए कि नीति आयोग के कुछ अगर हम 2 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम देखें, ये दोनों ही नीति आयोग के द्वारा चलाए गए हैं। एक है समावेश, दूसरा है इंडिया नॉलेज हब। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है इंडिया नॉलेज हब ये किसका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है? तो 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और पूछ ले जाएगा, तो आंसर होगा नीति आयोग। साथ ही फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफ़ी और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, एक तो एग्ज़ाम में आ चुका है। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी NILERD। तो फ्रेंड्स, ये इंस्टीट्यूट जो है नीति आयोग से एक अटैच्ड इंस्टीट्यूट है, यानी इसी के साथ जुड़ा हुआ ये एक इंस्टीट्यूट है। साथ ही डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस यानी DMEO, ये ऑफिस भी जो है नीति आयोग से एक अटैच्ड ऑफिस है। तो पूछ ले जाते हैं कि ये किस एजेंसी से जुड़े हुए हैं दोनों इंस्टीट्यूट? तो
उस अवस्था में भी जो इसका आंसर होगा वो होगा नीति आयोग। ठीक है, 4 ऑर्गेनाइजेशन आपको दी जा सकती हैं, पूछा जा सकता है कि किससे जुड़ा हुआ है, तो आंसर होगा नीति आयोग। साथ ही एम का मैंने आपको मतलब बता दिया, अटल इनोवेशन मिशन। लैंकशायर क्रिकेट ने 2021 रॉयल लंदन कप के लिए किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज को अनुबंधित किया है यानी साइन किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रेयस अय्यर। तो फ्रेंड्स 2021 रॉयल लंदन कप, जिसको कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा चलाया जाता है, तो इसमें जो है लैंकशायर क्रिकेट ने जो है श्रेयस अय्यर को साइन किया है और इस क्रिकेट क्लब की ओर से खेलने वाले ये 6th इंडियन बन जाएंगे। इनसे पहले सौरव गांगुली, हरभजन सिंह, VVS लक्ष्मण, मुरली कार्तिक और फारूक इंजीनियर जो है लैंकशायर क्रिकेट के लिए खेल चुके हैं। साथ ही फ्रेंड्स श्रेयस अय्यर की अगर बात करें तो ये जो है दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन हैं, लेकिन हाल ही में ये इंजर्ड हो गए हैं, तो इस वजह से ऋषभ पटेल को दिल्ली कैपिटल्स का कैप्टन बनाया गया है। भारत में सैन्य फार्म को कितने वर्षों की सेवा के बाद बंद कर दिया गया है? मिलिट्री फार्म्स इन इंडिया हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 132 साल बाद। मिलिट्री फार्म्स क्लोज्ड आफ्टर 132 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो फ्रेंड्स देखिए 31 मार्च 2021 को मिलिट्री फार्म्स जो कि 132 सालों से चले आ रहे थे, इनको अब बंद कर दिया गया है। बेसिकली इनका उपयोगिता ये थी, देखिए ये ब्रिटिश टाइम से चले आ रहे हैं, तो उस वक्त क्या होता था कि अपने सैनिकों को अच्छी क्वालिटी का दूध प्रोवाइड कराने के लिए ये मिलिट्री फार्म्स खोले गए थे। तो इनमें जो भी कैटल हैं उनको पाला जाता था, ठीक है, उनका रख रखाव भी किया जाता था, अच्छे से सेवा की जाती थी ताकि दूध जो है उपलब्ध हो सके, अच्छी क्वालिटी का दूध उपलब्ध हो सके। लेकिन अब क्या है, अब देखिए भारत में हर कोने में दूध उपलब्ध है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पर दूध जो है आसानी से उपलब्ध ना हो पाए। तो इसी वजह से इनके रख रखाव पर जो है फालतू का खर्चा भी हो रहा था और यहाँ पर कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर जो है उजागर हुई थी। तो फ्रेंड्स इसीलिए अब इसको जो है बंद कर दिया गया है और अब जो ये भूमि है जहाँ पर ये फार्म्स बने हुए हैं, इनको डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और स्टोर्स के लिए कार्य में लाया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स इसी से अब जो है भारत सरकार को 280 करोड़ रुपए का जो है बचत होगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो पहला मिलिट्री फार्म है ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में 1889 इस वर्ष जो है खोला गया था। साथ ही फ्रेंड 2016 में लेफ्टिनेंट जनरल DP शेखाटकर रिटायर्ड, तो इन्होंने जो है रिकमेंड किया था कि जो मिलिट्री फार्म्स हैं इनको बंद कर देना चाहिए। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलिट्री फार्म से मिलकर प्रोजेक्ट फ्रेशवाल इसको भी लॉन्च किया था, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रॉस कैटल ब्रीडिंग प्रोग्राम रहा है हमारे देश का। केंद्र की योजना 1 वर्ष के भीतर देश के प्रत्येक भूखंड को किस नामक 14 अंकीय पहचान संख्या जारी करने की है? इंग्लिश में देख लेते हैं। द सेंटर प्लान्स टू इशू a 14-digit identification number called what to every plot of land in country within a year। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन का मतलब ये है, देखिए अब जो भी भारत में देश में जो भी हमारा प्रत्येक भूखंड है, ठीक है, जो भी प्लॉट है, लैंड प्लॉट है, तो भारत सरकार उसको एक नाम देना चाहती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, 14 अंकीय पहचान संख्या वो होने वाली है, 14 अंक का वो एक, जैसे हमारा आधार कार्ड है इसी तरह से जो है एक 14 अंकों का कुछ होने वाला है और उसमें जो है उसका नाम बताना है आपको कि क्या है, ठीक है। तो इसका नाम है फ्रेंड्स यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इस 14 अंक का जो ये है ये नाम है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इससे क्या होगा, जो भी एवरी प्लॉट जो भी है, प्रत्येक भूखंड जो है, तो उसको जो है एक पहचान दे दी गई है। अच्छा, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए शॉर्ट में आप कह सकते हैं ULPIN, ठीक है। तो अब ये क्या है, हिंदी में अगर हम फ्रेंड्स इसको बोलेंगे तो विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या, हिंदी वाले भी ठीक है इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा कि देश में प्रत्येक भूखंड को एक 14 अंकीय पहचान संख्या जारी की जाएगी, ठीक है। इसे आप ज़मीन की आधार संख्या भी कह सकते हैं। और देखिए अब तक जो है 10 स्टेट्स
जो है इस स्कीम को लॉन्च कर चुके हैं और पूरे भारत में मार्च 2022 तक ये लॉन्च कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें क्या है कि भूखंड की पहचान उसके देशांतर और अक्षांशों के आधार पर की जाएगी। साथ ही इसका फ़ायदा ये रहेगा कि जो भी भूमि संबंधी धोखाधड़ी है उस पर रोक लगेगी। और साथ ही फ्रेंड्स देखिए, साथ ही जो लैंड एक्विजिशन है यानी भूमि अधिग्रहण है वो भी इजी हो जाएगा, ठीक है। और जो रियल इस्टेट ट्रांजैक्शंस हैं वो भी, उनमें भी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, ठीक है। कोई भ्रष्टाचार ना हो उसमें, तो उसमें भी एक ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स जो भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लैंड प्रॉपर्टी का पता ही नहीं लग पाता है कि ये किसकी है, तो उसमें भी कई विवाद चलते हैं, तो उनमें भी जो है उन विवादों में भी यहाँ पर जो है फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत सरकार ने ये कहा है कि जो हम ये नंबर लॉन्च करने वाले हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोड मैनेजमेंट एसोसिएशन स्टैंडर्ड और ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्टियम स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इनके आधार पर ही इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ये 2008 में लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत और किस देश ने संयुक्त उत्पादन सैन्य हार्डवेयर के निर्यात पर सहमति व्यक्त की है? इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड ऑन जॉइंट प्रोडक्शन एक्सपोर्ट ऑन मिलिट्री हार्डवेयर? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, साउथ कोरिया। और फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए, देखिए क्वेश्चन तो खुद में ही अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। तो इसमें आपको ये जानना चाहिए कि जो साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं सू वोक, ये फ्रेंड्स हाल ही में इंडिया की विजिट पर हैं, 3 डे विजिट पर थे, ठीक है। अब तो ये चले गए हैं, तो इसी बीच जो है ये पैक्ट साइन किया गया है। साउथ कोरिया की बात करें तो प्रेसिडेंट है मून जाई इन और कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और हाल ही में अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो राजनाथ सिंह ने और सू वुक ने मिलकर दिल्ली कैंट में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन भी किया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में संयुक्त लॉजिस्टिक नोड यानी जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड का संचालन नहीं किया गया है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके पास मुंबई, पोर्ट ब्लेयर, गुवाहाटी या विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुंबई, पोर्ट ब्लेयर और गुवाहाटी में जो है जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड, इनको जो है ऑपरेशनलाइज्ड कर दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन का, देखिए क्यों चर्चा में है ये। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, इन्होंने हाल ही में तीसरा जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड JLN इसको मुंबई में ऑपरेशनलाइज्ड कर दिया है। इससे पहले 1 जनवरी 2021 में गुवाहाटी में और पोर्ट ब्लेयर में भी इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका क्या मतलब हुआ, तो इसमें यह है कि जो भी भविष्य में मान लीजिए कोई युद्ध की स्थिति आ जाती है, ठीक है, वॉर कंडीशन आ जाती है, तो उसके लिए जो है तीनों सेनाओं को सशक्त बनाने के लिए ये एक जो है काफ़ी अच्छा कदम उठाया गया है। लॉजिस्टिक्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे जो आर्मी के इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, एम्यूनिशन है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हो, ठीक है, किन वाहनों में उनको ले जाया जाए, तो इस तरह की सभी सर्विसेज के लिए ये 3 जंक्शन जो है बनाए गए हैं मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत एक मध्यस्थता पैनल के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है, जो उसे किस ब्रिटिश तेल फर्म को $1.2 बिलियन वापस करने के लिए कह रहा है? क्वेश्चन इंग्लिश में भी देखेंगे। इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग एन अपील अगेंस्ट एन आर्बिट्रेशन पैनल रूलिंग आस्किंग इट टू रिटर्न $1.2 बिलियन टू विच ब्रिटिश ऑयल फर्म। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई 2-3 महीनों से देखिए ये चर्चा में बना हुआ है। तो कई टाइम से मैं इसको इंक्लूड करना चाह रहा था लेकिन इसका नंबर नहीं आ रहा था, तो इसलिए आज इसका नंबर आ गया इस क्वेश्चन का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी टर्म में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केयर्न एनर्जी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए पहले तो ये जान लीजिए जो केयर्न एनर्जी है ये एक ब्रिटिश ऑयल फर्म है। तो हाल ही में क्या हुआ
कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने अपने एक फैसले में केरन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार से 1.2 बिलियन यूएस डॉलर देने के लिए कहा है। और इसने साथ ही ये भी कहा है कि भारत ने यूके इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो कि 2014 में साइन की गई थी, इसके तहत अपनी जो दायित्व हैं, जो इनकी ड्यूटी है, उनका उल्लंघन कर 10,247 करोड़ रुपए का टैक्स केयर्न एनर्जी पर लगाया है। तो अब इस ट्रिब्यूनल ने ये कहा था कि आप जो है इस कंपनी का फंड जो है ब्याज सहित वापस करें। साथ ही फ्रेंड्स, जो भारत सरकार ने केयर्न इंडिया का जो केयर्न इंडिया है, जो इस केयर्न एनर्जी की जो इंडिया में जो ब्रांच है केयर्न इंडिया, तो इसके 10% स्टेक भी जो है इसने भारत ने सीज कर लिए थे। तो ये भी कहा है कि इनको भी आप रिलीज़ कीजिए और जो भी कंपनी का फंड है उसको ब्याज सहित आप वापस कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये 2006 या 7 से मामला चला आ रहा है, कुछ टैक्स से संबंधित ये मामला है। अगर इसमें काफ़ी जो है इसमें डीप जाने की ज़रूरत है अगर समझा जाए, तो अगर यहाँ पर मैं आपको इसमें बताऊँगा तो काफ़ी टाइम इस लेक्चर में लग जाएगा। तो केवल आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है जितना कि यहाँ पर आपके लिए लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि केयर्न एनर्जी, इसके सीईओ हैं साइमन थॉमसन, हेडक्वार्टर्स है एडिनबर्ग, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में समझें तो भारत ने पहले क्या किया, केयर्न एनर्जी पर 10,247 करोड़ रुपए का टैक्स लगाया और केयर्न इंडिया में 10% के जो स्टेक हैं उनको सीज किया। फिर उसके बाद केयर्न इंडिया ने क्या किया, अपील की, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में अपील की। वहाँ से जो है फेवर इंडिया के पक्ष में नहीं आया और इंडिया को कहा गया कि आप जो है कंपनी का फंड ब्याज सहित वापस करो और 1.2 बिलियन यूएस डॉलर भी इनको आप जो है नुकसान की भरपाई के लिए इनको दो। अब भारत सरकार जो है इसको अपील करना चाहती है, यानी एक बार फिर से रिव्यू के लिए कहना चाहती है कि आप इस फैसले को रिव्यू कीजिए। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट अब अपील करने वाली है भारत सरकार। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज शांतिर ओग्रोसेना 2021 यानी फ्रंट रनर ऑफ द पीस किस देश में आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश में की गई है। किस लिए की गई है? जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, तो इनकी जो है 100वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाने के उपलक्ष्य में और बांग्लादेश लिबरेशन के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये एक्सरसाइज मनाई जा रही है, ये संपन्न की गई है। इसमें रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंकन आर्मी, बांग्लादेश आर्मी और भारतीय आर्मी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। साथ ही इस एक्सरसाइज का थीम रहा है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस और इसमें कुछ कंट्रीज जो हैं ऑब्जर्वर के रूप में भी कार्य किया, यूएसए, यूके, टर्की, सऊदी अरब, कुवैत, सिंगापुर, इन सभी ने। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम में दिल्ली भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो फ्रेंड्स, इस फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे अरविंद केजरीवाल। देखिए, लंदन के मेयर हैं सादिक खान, तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल को जो है इस वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया है। तो फ्रेंड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सिटीज़ कल्चरल फोरम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 40 से ज़्यादा सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और जो भी कल्चरल रिलेटेड या फिर क्रिएटिविटी रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंस है या फिर इम्पैक्ट है सिटीज़ पर, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। और इसका थीम रहने वाला है द फ्यूचर ऑफ कल्चर। NCTE वेब पोर्टल के किस प्लेटफॉर्म को हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, MyNEP 2020। तो देखिए, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च्ड द MyNEP 2020 प्लेटफॉर्म ऑफ NCTE वेब पोर्टल। किस लिए लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स? देखिए, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स और नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम मेंबरशिप, इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। पहले ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उसके बाद जब वो अप्रूव हो जाता है तो फिर वो एक पॉलिसी के रूप में सामने आता है। ठीक है, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पहले ड्राफ्ट बनाया गया था, उसमें कई लोगों के सजेशंस मांगे गए थे, उसके बाद फिर वो पॉलिसी अप्रूव कर दी गई, फिर वो पॉलिसी के रूप में सामने आई। तो इसी तरह से ये जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर और ये NMM इसके लिए ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है लोगों से सजेशन मांगे गए हैं, तो ये इसके लिए ही MyNEP 2020 प्लेटफॉर्म जो है
इसको लॉन्च किया गया है और ये 1 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021 तक जो है चालू रहने वाला है। नीली महारानी माई मदर माई हीरो शीर्षक वाली पुस्तक किसने जारी की? तो फ्रेंड्स इसका विमोचन किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने। ये पुस्तक जो है लोकसभा मेंबर डॉक्टर अच्युता समंता द्वारा लिखी गई है और ये इनकी मदर, लेट मदर की जो है बायोग्राफी है। उन्हीं के नाम पर ये बुक भी है, श्रीमती नीली महारानी। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज़ द सीएम ऑफ त्रिपुरा? बिप्लब कुमार देव। हु गेव द आइडिया ऑफ सप्त क्रांति? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड अ बैन ऑन ब्रिटिश इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस? चाइना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेटेड देयर फाउंडेशन डे ऑन 1 अप्रैल? ओडिशा। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और इससे पहले फ्रेंड्स अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर किया कीजिए और इसको शेयर भी कर दिया कीजिए। आर्मी वॉर कॉलेज इज लोकेटेड एट विच प्लेस? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो? गौताला ओथ्रम घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट? हु इज़ द न्यू CEO एंड MD ऑफ ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? China recently signed a 25-year strategic cooperation pact with which West Asian country? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोशिश किया कीजिए कि आप इनके आंसर बताया कीजिए। देखिए डेली व्यूवरशिप हमारे पास आती है वीडियोस की 2000 या 2100 लोग आप लोग देखते हैं, लेकिन कमेंट वही केवल 30-40 एस्पिरेंट्स ही कमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें ज़रूर बताया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।